प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में और इसके अतिरिक्त डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन का महत्व क्या है एंजियोस्पर्म में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में अपन ने परागण की प्रक्रिया और उसके पश्चात पराग कणों का परावर्तिकाग्र पर अंकुरण किस प्रकार से होता है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ और पोलन ट्यूब का जो पाथ है वो क्या है और पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री कहाँ से होती है, ये इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर जो एंट्री है वो माइक्रोपिलर रीजन के थ्रू हो सकती है, जिसे पोरोगैमी कहते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा चैलाजा के थ्रू भी होती है, उसको चैलाजोगैमी कहते हैं। और तीसरा जो है वो मीजोगैमी यानी आपके इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू पोलन ट्यूब है वो आपके ओव्यूल में प्रवेश कर सकती है। तो ये तो तीन तरीके हैं जहाँ पे पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल यानी बीजांड में कहाँ से प्रवेश कर रही है, उसके आधार पे ये तीन प्रकार के जो हमने पहले चित्र बना के स्पष्ट किया था। अब बात जो नेक्स्ट है कि पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो चाहे वो प्रवेश चैलाजोगैमी के द्वारा हुआ हो या पोरोगैमी के द्वारा या फिर मीजोगैमी के द्वारा, ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री किसी भी तरीके से की हो, परंतु एम्ब्रियो सैक में यानी भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से ही होता है, क्योंकि बीजांड द्वारीय सिरा जो है वो चाहे स्ट्रेट ओव्यूल हो या एनाट्रोपस हो या हेमिट्रोपस कहीं भी हो, जो आपका एग एपरेटस है वो बीजांड द्वारीय सिरे पे ही स्थित होता है। तो एक मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक है इसके स्ट्रक्चर भी अपन ने देखी, जिसके अंतर्गत एक एग एपरेटस है माइक्रोपिलर एंड पे, और एग एपरेटस इसे अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें एक अंड कोशिका जो कि फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रही है और दो सहायक कोशिका जिसे अपन सिनर्जेट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपके जो उत्तरी ध्रुव होता है उस पर एंटीपोडल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं का 3 कोशिकाओं का समुच्चय होता है, और फिर प्रत्येक पोल से जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट अपन पढ़ते हैं उसमें प्रत्येक ध्रुव से एक एक ध्रुवीय केंद्रक है वो आपके सेंटर में स्थित होता है, जो कि अंड समुच्चय से थोड़ा सा नजदीक पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रत्येक ध्रुव से एक एक पोलर न्यूक्लियर यानी ध्रुवीय केंद्रक है वो बीच में स्थित होता है, और ट्रिपल फ्यूजन से पहले ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर के सेकेंडरी यानी द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की संरचना है, और एक इसमें जो अंड समुच्चय होता है उससे संबंधित एक और भी एपेंडेजेज होता है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का निर्माण भी सिनर्जेट की कोशिकाओं से होता है, और इसका कार्य ये है कि सिनर्जेट का जब अपन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सिनर्जेट्स के सहायक कोशिकाओं के, कि एक तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा ये फिलीफॉर्म एपरेटस है वो निसोलस की कोशिकाओं से न्यूट्रिशन को प्राप्त करके अंड समुच्चय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, एग तक। और दूसरा, जब पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में प्रवेश होता है तो ये सिनर्जिड है, ये एक सिनर्जिड के ब्रेस्ट होने से एक वॉल्यूम क्रिएट होता है जिसके द्वारा मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज किए जाते हैं। इसलिए मेल गैमेट के डिस्चार्ज में भी सिनर्जिड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव सेल्स होती है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक जब अपन बात करते हैं तो ये जो पोलन ट्यूब है यानी कि ये पोरोगैमी के द्वारा इसका ओव्यूल में, ये पूरा ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब का प्रवेश जो है वो माइक्रोपिलर एंड से होता है, इसे अपन पोरोगैमी कहते हैं। अब मान लो यहाँ से चैलाजोगैमी भी है तो भी वो फाइनली तो माइक्रोपिलर एंड से ही इसकी एंट्री होगी, या फिर आपके मीजोगैमी है तो भी ये यहीं से प्रवेश होगा। ऐसा कभी भी चित्र नहीं बनाना कि चैलाजा से सीधा अंदर होते हुए पोलन ट्यूब आ रही है या इंटेग्यूमेंट से सीधा अंदर प्रवेश करता है, वैसे कभी नहीं होगा। फाइनल एंट्री तो हमेशा माइक्रोपिलर एंड से होता है। अब ये जैसे पोलन ट्यूब इस ओव्यूल में प्रवेश करती है बीजांड द्वार के थ्रू, तो बीजांड द्वार जो होता है ये
जिगजैग पाथ के रूप में होता है। इसमें जो आपके एपिस्टोम हाइपोस्टोम के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑब्ट्यूरेटर भी होता है, वो मोस्टली इस फिनिकल की सेल से बना हुआ यहाँ पे एक संरचना होती है ऑब्ट्यूरेटर सेतुक। इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि सेतुक जो होता है ये ब्रिज का कार्य करते हैं और पोलर ट्यूब के पथ को डायरेक्शन करती है, ताकि ये पोलर ट्यूब जो है वो ये यहाँ से आ रही है और कहीं उसका दिशा है वो भ्रमित नहीं हो, ये दिशा को निर्दिष्ट करता है और ये ऑब्ट्यूरेटर इस पोलर ट्यूब की एंट्री माइक्रोपेल के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है। तो ये ऑब्ट्यूरेटर का रोल क्या है ये पहले हमने आपको बता दिया है। अब ये पोलर ट्यूब जैसे प्रवेश करती है माइक्रोपिलर एंड से, तो इसमें आगे वाला जो टिप जो होता है माइक्रो पोलर ट्यूब का, वहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और ये ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ये पोलर ट्यूब सिनर्जिड के सेल के साथ मिलती है और इस पोलर ट्यूब का ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्टिंग, इससे पहले ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाता है और उसके पीछे दो मेल गैमेट होते हैं और जो आगे वाला मेल गैमेट है वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है और पीछे वाला वो लेस एक्टिव है। तो जैसे ये पोलर ट्यूब इस सिनर्जिड की वॉल से टच होती है तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है वो आपके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है और उसके बाद में ये जैसे ये टच होती है तो उसके द्वारा कुछ स्टिमुलस मिलता है और ये सिनर्जिड जो है इसकी वॉल है वो रप्चर हो जाती है और उसके बाद में इसको पोलर ट्यूब जो है ये अपना मटेरियल है वो इस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज करता है। यानी कि जो पोलर ट्यूब की जो वॉल है उसका वो रप्चर हो जाती है, जिलेटिनीकरण हो जाता है और मेल गैमेट है वो डिस्चार्ज किए जाते हैं। अब ये जैसे पोलर ट्यूब मैच्योर होती है, डिसरप्ट होती है, तो ये ब्रस्ट होते सिनर्जिड्स और पोलर ट्यूब जो थी इसमें से एक मेल गैमेट जो है वो जो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है वो इस एग सेल के अंदर जो ये फीमेल गैमेट है, फीमेल न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस और मेल गैमेट वो आपके पोलर ट्यूब में जो सबसे आगे था मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव वो यहाँ पे आ गया है, यानी फीमेल गैमेट के अंदर प्रवेश कर दिया है और साइटोप्लाज्म है वो कॉमन फीमेल गैमेट का ही रहता है, फीमेल सेल का। और दूसरा जो मेल गैमेट था जो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव वो आपके यहाँ पे सेंटर में आ जाता है। अब देखिए ये पोलर ट्यूब के ब्रस्ट होने से पहले यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियस है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल से, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस है, हैप्लोइड है, ये पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं ध्रुवीय के अंदर। लेकिन जैसे ये पोलर ट्यूब ब्रस्ट होती है इससे जस्ट पहले ही ये दोनों पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने से यहाँ पे 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो आपके 2x यानी डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण कर देता है। अब ये जो दूसरा मेल गैमेट वो इसके पास आता है और फिर ये भी इसके साथ फ्यूज होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि पहले ये वाला प्रोसेस होगा, नीचे वाला जो फर्स्ट जो मेल गैमेट है जो कि एग से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसे सिनगैमी कहते हैं। तो ये प्रोसेस पहला होता है और उसके बाद में फिर सेकंड मेल न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के ट्रिपल न्यूक्लियस 3n न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और उसको कहते हैं, ये यहाँ पे डायग्राम तीसरा है इसके अंदर। अब देखिए जैसे पोलर ट्यूब प्रवेश करती है और मेल गैमेट का डिस्चार्ज हो चुका होता है उस समय ये जो आपके एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे ये मैच्योर एंटीपोडल सेल है और जैसे पोलर ट्यूब की एंट्री होगी एंटीपोडल सेल से धीरे धीरे डीजेनरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्लीट डीजेनरेटिंग आपके एंटीपोडल सेल्स हैं इसका कार्य समाप्त हो जाता है और ये फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण कर देते हैं और सेकंड जो मेल गैमेट है वो आपके जो ऑलरेडी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ ये फ्यूज होता है। अब इसको समझने के लिए आपको एक गोले में 3 न्यूक्लियस बनाना है, ये 3 न्यूक्लियस है और ये तीनों न्यूक्लियस जो है ये मिलकर के ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। जब ये 3 न्यूक्लियस आपस में मिलकर फ्यूज होते हैं ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे जो ट्रिक संलयन इसको हिंदी में कहते हैं ट्रिक संलयन। ट्रिक संलयन क्या होता है? ट्रिक संलयन यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और ये वाला जो प्रोसेस है ट्रिपल फ्यूजन के अंदर आपके 2 तो पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस प्लस 1 मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियस, तो ये 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो ये ट्रिक संलयन कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए एक मेल गैमेट जो है जो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, तो गैमेटिक यूनियन जो है वो आपका सिनगैमी कहलाता है, ये सिनगैमी कहलाता है। सिनगैमी को फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ये
फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो सिनगैमी की प्रोसेस है ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है, पहला निषेचन। और ट्रिपल फ्यूजन जो है उसको सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये भ्रूण बन गया 2x। और जाइगोट जो होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था माना जाता है। अब यहाँ पे दोनों जो प्रोसेस है, अब इसमें अ जो है वो आपका ट्रिपल फ्यूजन है। अ जो है वो ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन में पोलर न्यूक्लियर प्लस मेल गैमेट, ये फर्स्ट इसका पार्ट। सेकंड जो है इसके अंदर आपके ये मिलकर ये बन गया ट्रिपल फ्यूजन। और सेकंड जो है इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट सिनगैमी के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। ये ब है। और अ और ब जो दोनों मिला करके क्या बनेगा? डबल फर्टिलाइजेशन। अब यानी त्रिकसलियन प्लस सिनगैमी, ये कहलाएगा आपके सिनगैमी को हिंदी में कहते हैं युग्मक सलियन। युग्मक सलियन, त्रिकसलियन प्लस युग्मक सलियन बराबर दोहरा निषेचन। इसको आगे लिखोगे दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन है, इसकी खोज जो आपको पहले बता दिया है, इसकी खोज एस.जी. नावासिंह ने 1898 के अंदर इसमें की थी। दो प्लांट है, एक तो फ्रिटिलेरिया और दूसरा है लिलियम। ये आपको याद रखना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये केवल एंजियोस्पर्म प्लांट का सेलिएंट फीचर है। एंजियोस्पर्म पादपों के अलावा किसी भी पादपों में इस प्रकार का प्रोसेस है वो नहीं पाया जाता है। और इस महत्वपूर्ण खोज का श्रेय जो जाता है वो एस.जी. नावासिंह को जाता है, जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1898 के अंदर फ्रिटिलेरिया और लिलियम इन प्लांट के अंदर उनको दोहरे निषेचन की खोज की थी। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये भी तुम्हारे परीक्षा में प्रश्न आता है। बी पार्ट में मोस्टली आता है। और ए पार्ट में डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, या व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, सिंपल। तो ये आपके फर्टिलाइजेशन की रियल प्रोसेस होगी। निषेचन क्या है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अब चूंकि ये प्रोसेस केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाई जाती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आप जानते हो, जिम्नोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, जो 3x है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3x है, ये आगे जाकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश बनाता है। और जाइगोट जो है वो फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, यानी भ्रूण का निर्माण करता है। इसमें फर्स्ट फ्यूजन ट्रांसफर होता है डाइकोट में। तो एम्ब्रियो के लिए भ्रूण कोश है वो यहाँ से ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा अवेलेबल होता है। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उसमें आप देखिए, वहाँ पे एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है। पहली बात तो एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, वो हैप्लॉइड होता है, यानी हैप्लॉइड। और दूसरा वो बिफोर फर्टिलाइजेशन के वो बनता है। तो इसमें जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है भ्रूण कोश। यहाँ पे भ्रूण कोश का निर्माण जो है वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है और त्रिगुणित होता है। क्योंकि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस ट्रिपल फ्यूजन का है। क्योंकि नॉर्मल सिनगैमी का प्रोसेस तो सभी प्लांट में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपके ट्रिपल फ्यूजन वाली बात है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में ही होता है। इसका महत्व क्या है, वो डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो इसका महत्व ये है कि यहाँ पे भ्रूण कोश है वो त्रिगुणित होता है, पहली बात। और फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, और ये उसका महत्व है। अब उसका महत्व क्या है कि ये उनमें से क्या फायदा होता है कि जब हैप्लॉइड एंडोस्पर्म और ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म में फर्क क्या है? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है जहाँ पे एक ही प्रकार की जेनेटिक वेरिएशंस इसमें आते हैं, यानी कि दूसरे प्रकार के वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, एक प्रकार की इसमें क्रोमोजोम होते हैं। और ट्रिप्लॉइड जो फ्यूजन होता है, जहाँ पे 3 अलग अलग केंद्रकों के गुणसूत्रों का मिलन होता है, जिसके कारण ट्रिप्लॉइड गुणसूत्र बनते हैं, यानी एक कोशिका है वो जेनेटिकली डिफरेंट जीन्स का उसमें समावेश होता है। इसलिए ये मेटाबॉलिकली या न्यूट्रिशनली इससे बनने वाला जो भ्रूण कोश है वो हैप्लॉइड भ्रूण कोश की तुलना में काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। पहली बात ये इसका महत्व है। दूसरा ये महत्व है कि चूँकि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के बाद होता है, तो निषेचन के बाद होने से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई पहले तो भ्रूण बनेगा ही बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा और जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और उसके बाद ही भ्रूण के लिए भ्रूण बनते या जाइगोट बनते उसके लिए पोषक पदार्थ तुरंत ही
उपलब्ध हो जाता है। यदि ये पहले बनता तो ये भी हो सकता था कि भ्रूणपोष पहले बन गया और जाइगोट का निर्माण या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में हो गया, तो एम्ब्रियो बनते बनते तक वो भ्रूणपोष नष्ट भी हो सकता है, या फिर उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए, या फिर वो बनना बंद हो जाए, तो भ्रूण जो है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यदि वो भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण के निर्माण के पश्चात अगर बनता है तो वो श्योर हो जाता है कि वो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ का कार्य करता है। और चूंकि ये त्रिगुणित होता है इसलिए ये आपके मेटाबॉलिकली और आनुवंशिकी रूप से उसमें अनेकों जीनों का समावेश होता है, इसलिए ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो ये आपको द्विनिषेचन का महत्व क्या है, ये अलग से प्रश्न आ सकता है, उसमें आपको लिखना है। अब लास्ट में अपन कुछ बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज इन डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन में कुछ अपसामान्यता होती है, और उसमें अपसामान्यता ये है कि कई तो ये जो पोलन ट्यूब जो है इसमें भी अपसामान्यता मिलती है। पोलन ट्यूब का कई जो पोलन ट्यूब एंट्री करने से बाद में ये बाइफर्केशन हो जाता है, बाइफर्केशन हो जाता है पोलन ट्यूब, जिसमें एक ब्रांच एग में प्रवेश करती है फीमेल गैमीट में, और दूसरा आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर चली जाती है। ऐसा बाइफर्केशन देखने को मिलता है, और जहाँ पे आपके जैसे कसकुटा है इस प्रकार के प्लांट में, और कहीं पे आप देखोगे कि पोलन ट्यूब के टिप पे पोर का निर्माण होता है और उसके थ्रू ये आपके मेल गैमीट है वो डिस्चार्ज होते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें मेन एक और एबनॉर्मलिटी होती है कि पोलन ट्यूब में मोस्टली तो 2 मेल गैमीट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये 3 या 5 की संख्या में भी उसको रिपोर्ट किया गया है। जैसे कसकुटा में आपके 2 से अधिक मेल गैमीट देखने को मिल रहा है, और भी दूसरे प्लांट में काफ़ी है। तो इस प्रकार एक साथ 2 से अधिक मेल गैमीट की उपस्थिति या ऐसे मेल गैमीट जब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते हैं तो ये स्थिति कहलाती है पॉलीस्पर्मी, ये पॉलीस्पर्मी कहलाती है। ये आपके बहुशुक्राणुता, किसे कहते हैं, बहुशुक्राणुता। बहुशुक्राणुता का मतलब होता है कि एम्ब्रियो सैक में एट ए टाइम 2 से अधिक गैमीट का पाया जाना, या पोलन ट्यूब में 2 से अधिक मेल गैमीट का पाया जाना पॉलीस्पर्मी कहलाती है। तो इसके द्वारा आपके जो बनने वाला जो जाइगोट या फिर भ्रूणपोष है वो आपके पॉलीप्लॉइड कंडीशन में उत्पन्न होता है। तो ये आपके एग्जाम से संबंधित जो आपके 4th यूनिट है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है डबल फर्टिलाइजेशन तक, और 5th यूनिट है जो कि वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, उसमें आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें आपको ये जो ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो बनी है जो कि 3N है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आगे डिवाइड होकर के किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण करती है, और एंजियोस्पर्म में कितने प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, भ्रूणपोष से संबंधित जो एबनॉर्मलिटी है, अपसामान्यता क्या है, वो आपको पढ़नी पड़ती है। जिसमें मोजेक टाइप का एंडोस्पर्म क्या होता है, रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है, जीनिया मेटाजीनिया क्या होता है, ये स्टडी करते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, एक हेलोबियल और एक सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल और सेलुलर 3 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे, और उसके बारे में उससे रिलेटेड अपसामान्यता। सेकंड जहाँ पे अपन एम्ब्रियोजेनी पढ़ते हैं जिसमें जाइगोट तो बन गया, लेकिन इस जाइगोट से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, और जिसमें एक पॉली एम्ब्रियोनी भी आती है। बहुभ्रूणता क्या होती है, ये वैसे बहुभ्रूणता का नेचर है वो जिम्नोस्पर्म का है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी मोस्टली जैसे कि आपके सिट्रस की प्रजातियां होती है उसमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, और इसमें एक क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है वो मोस्ट कॉमन है, इसका प्रश्न आता है। और इसके बाद में मोनोकॉट और डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी जो है, एम्ब्रियो कितने प्रकार के, उनके डेवलपमेंट के तरीके क्या है, वो सारे 5th यूनिट में आपको पढ़ने हैं। एक एक्सपेरिमेंटल इन एम्ब्रियोजेनी है, वो भी उसमें आपके टिश्यू कल्चर मीडियम के द्वारा एम्ब्रियो को कैसे रेस्क्यू करते हैं, और या फिर पोलन कल्चर के द्वारा किस प्रकार से हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और एक टॉपिक एपोमिक्सिस से है जिसमें एबनॉर्मलिटी, यानी नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन का जो नॉर्मल तरीका है उससे भिन्न प्रकार के भी काफ़ी प्लांट, जिसमें सिट्रस, मैंगो, अलग अलग प्रजातियां होती है, जिसमें आपके पार्थिनोजेनेटिकली या एपोमिक्टिकली जो है वो फ्रूट या सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो आपके 5th यूनिट से सारा रिलेटेड है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है।
और ये लगभग आपके सारे कंप्लीट हो चुका है। और उसमें एक न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक है, तो उसमें जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वो आपके आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। और इसमें एक उस न्यूसेलस के चारों तरफ जो है वो आपके न्यूट्रिएंट की सप्लाई किस प्रकार से होती है एम्ब्रियो सैक तक, वो एक टॉपिक है, वो उसमें डिस्कस करना है। तो ये फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट है। और नेक्स्ट जो है वो थर्ड पेपर जो है जिसमें अपन प्लांट ब्रीडिंग और उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।